नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्जाम इस बार हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस का होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस की ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज ये सीएनसी मशीन का लास्ट चैप्टर है। मैंने इसके पहले 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। वो वीडियोस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो सारे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट। मैंने उतना ही कंटेंट आप लोगों को दिया है जितना कि पेपर में पूछा जाएगा, या बोल सकते हैं कि जितना कि आप लोगों के सिलेबस में है। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि अगर सीएनसी मशीन पर क्वेश्चंस उठाए और गूगल से कर करके जितने क्वेश्चन मिले वो आप लोगों को मैंने करा दिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोगों की जो सिलेबस में है, जो फैक्ट है, जितना आप लोगों को आना चाहिए या जितना आप लोगों के पेपर में आएगा, उसी से रिलेटेड मैंने इसमें क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं। तो आप लोगों को ना गूगल करने की जरूरत है ना कुछ। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन पढ़िए, या फिर अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं तो आप लोग सिर्फ बुक पढ़िएगा। बुक के सिवा कुछ नहीं आना है, सिलेबस के सिवा कुछ नहीं आना है। आप लोग इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना आइए कि गूगल से कर लेंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का जो पेपर है वो सिंपल ही आएगा। वो जो आधारित होगा आप लोगों की थ्योरी पर ही आधारित होगा। अगर आप लोग एक चैप्टर की थ्योरी भी 2 बार तक पढ़ लेते हैं और एक बार ये हमारे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं तो आप लोगों को पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोगों को कहीं से गूगल करने की जरूरत नहीं है या कहीं से हाई लेवल की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यहाँ सोच लिया लाओ जेई की पढ़ लें, इधर की पढ़ लें, उधर की पढ़ लें। आप लोगों को कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने जितना यहाँ पर कराया है वो सारा का सारा सिलेबस से है। आज ये अंतिम चैप्टर है, मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। गुमराह होने की जरूरत आपको नहीं है। इधर उधर के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पढ़ने हैं, मैं ये भी जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आप यही पढ़िए। आप लोग अगर पढ़िएगा भी तो आप लोग बुक थ्योरी पढ़िएगा, ना कि इधर उधर की थ्योरी पढ़िएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम को बचाते हुए आज का अपना वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंत मिल या इंड मिल्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं के अंतर्गत कौन कौन मिल टूल आते हैं। इंड मिल का मतलब क्या होता है? मिलिंग प्रोसेस। जो हमारा, जैसा कि आपको लोग चैप्टर से ही जान रहे हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे सीएनसी ऑपरेशन इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड मिलिंग। क्या टर्निंग एवं मिलिंग में प्रयुक्त संक्रियाएं, कौन कौन सी संक्रियाएं या फिर कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं, किसमें? टर्निंग में और मिलिंग में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, अंत मिल के अंतर्गत कौन कौन मिल टूल आते हैं। तो इंड मिल जो होता है वो उसकी पॉइंटर के आधार पर हम लोग मिल को जो परिभाषित करते हैं उसे हम लोग इंड मिल कहते हैं। जो हमारा इंड मिल होता है वो कुछ 3 तरीके का होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि विभिन्न ये नाम होते हैं, 3 ही नहीं होते हैं, ये नाम होते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये नाम नोट भी कर लीजिएगा। पहला होता है फ्लैट, दूसरा होता है बाल मिल, तीसरा होता है बुलनोज और चौथा होता है चैम्फर मिल। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो दिए गए हैं और देखिए ये चैम्फर भी साथ में लगा हुआ है, तो डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतने ही ये होते हैं। फ्लैट मिल का मतलब मैं समझा दूं कि ये इंड मिल मतलब उसकी नोक के आधार पर टूल को विभक्त किया गया है, तो उसी की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी। जो टूल होगा उसका जो कटिंग का नीचे वाला पॉइंट होगा, मान लीजिए ये टूल है तो ये अगर कटिंग कर रहा तो इसके नीचे पार्ट के अनुसार ही कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया होगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी शहर की सुविधाओं के बारे में बताया जाता है या उसकी तारीफ की जाती है तो विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है। मान लीजिए अस्पताल के उसमें की जा रही है तो मेडिकल लाइन का तुलना करेंगे किसी भी दूसरी जगह से, ठीक है, तो उसकी भी विशेषताएं बताएंगे। मान लीजिए अगर शिक्षा के क्षेत्र में ले रहे हैं तो कोई भी चीज है उसके स्पेशल पर्पस के आधार पर उसके गुणों को व्यक्त किया जाता है। तो इंड मिल है, अंत मिल है, पॉइंट मिल है, इसे बोल सकते हैं। तो इसके नोक के आधार पर किया गया होगा। तो फ्लैट का मतलब क्या होता है? जो मिल हमारी है या फिर मिल टूल है उसका जो नीचे वाला सरफेस हो बिल्कुल फ्लैट हो। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट मतलब सीधा हो, समझ गए। बाल मिल, बाल मिल का मतलब क्या होता है? बॉल का मतलब आप लोग जानते हैं गेंद होता है, तो गेंद की तरह मतलब गोल मिल, गेंद की तरह हो। ठीक है,
बुल नोज, बुल नोज से आप लोग समझ सकते हैं सांड की नोज, मतलब सांड की नाक। बुल नोज, बुल का नाक कैसी होती है, थोड़े से दो गड्ढे होते हैं और आगे ठुड्डी जैसी निकली रहती है। तो उसी तरीके से ये टूल भी होता है। उसके जो इधर उधर के किनारे होंगे, मान लीजिए इस तरीके से, तो ये वाले किनारे इस तरीके से होंगे और यहाँ पर ये नोज ठुड्डी जैसी निकली रहेगी, तो उसे हम लोग बुल नोज बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ये चैम्फर क्या है। चैम्फर जो किसी भी जॉब को चैम्फर करे, मान लीजिए जैसे ये जॉब है, अगर ये कोना हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है, उसे स्मूथ बना दे रहे हैं या ऐसा बना दे रहे हैं कि हमें वो इंजरी ना पहुंचाए, तो उसे हम लोग चैम्फर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लैट नोज मिल टूल का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी फ्लैट नोज होती है, उसे मैंने आपको बताया कि जो फ्लैट नोज होती है उसका नीचे का सिरा बिल्कुल फ्लैट हो, तो उसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो 2D काउंटर्स और पॉकेट्स में करते हैं। 2D काउंटर्स जो बनाते हैं हम लोग उसमें, या फिर पॉकेट्स जो बनाते हैं उनमें करते हैं, पॉकेट्स मिल या फिर 2D काउंटर मिल। तो इसका ए और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए, आराम से समझिए, आपको सब समझ में आएगा। देखिए बॉल नोज मिल टूल का प्रयोग किया जाता है। जो बॉल नोज बोल सकते हैं या फिर उसे हम लोग गेंद नोज भी या फिर राउंड नोज भी बोल सकते हैं। तो उसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो 3D मिलिंग में करते हैं। ये 3D मिलिंग में की जाती है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुल नोच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि बुल नोच किस तरीके की होती है, सांड के नाक की तरह जो नोज हो या जो उसकी नाक हो उसे हम लोग बुल नोज टूल कहते हैं। तो इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो 3D मिलिंग में करते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, बुल नोच का प्रयोग रेडियस कॉर्नर में किया जाता है। रेडियस कॉर्नर मतलब जिसमें क्या है, कुछ ना कुछ रेडियस हो, गोल टाइप में, इस तरीके से, किसमें, रेडियस वृत्त में दी जाती है। तो वृत्त क्या होता है, गोल होता है आपका। तो इस तरीके से किनारा अगर रेडियस में कटा हो, किसी रेडियस पे हो, ठीक है, उसमें आर की वैल्यू दी हो, तो वहां पर जो हम लोग मिल का प्रयोग करते हैं वो रेडियस कॉर्नर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मिल का प्रयोग मतलब मिलिंग का प्रयोग इसने पूछ दिया, कहाँ पर किया जाता है। तो जो हमारा मिलिंग का प्रयोग होता है वो चैम्फर मिल का प्रयोग जो होता है वो चैम्फर काटने में करते हैं। चैम्फर आप लोगों को पता है कि अगर इस तरीके से नुकीली कोई जॉब है तो इसका ये भाग को कट कर देना, यही चैम्फर कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंग टूल में कितने फ्लूट होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लूट क्या होता है। फ्लूट जो होते हैं वो राउंड की संख्या होती है, कितनी जगह से वो टूल मुड़ा हुआ है, ट्विस्ट है। आपने ड्रिल देखा होगा, ड्रिल बिट वो ट्विस्ट होती है, इसी तरीके से मिल भी ट्विस्टेड होता है। उसमें जो वही जो ट्विस्टिंग की संख्या होती है, कितनी बार वो मोड़ा गया है, उसी को हम लोग फ्लूट कहते हैं। जैसे कि आप लोग एक रस्सी देखते हैं, उसमें जब ज़्यादा ऐंठ लगा देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पास पास में फ्लूट बन जाते हैं या फिर ऐंठन पड़ जाती है, ऐंठन पड़ जाती है सॉरी। अगर हम लोग कम उसको ऐंठते हैं तो दूर दूर ऐंठन पड़ती है, तो उसमें कम फ्लूट होंगे, और जिसे ज़्यादा ऐंठा गया उसे उसमें ज़्यादा फ्लूट होंगे। तो जो हमारा मिलिंग टूल में कितने फ्लूट बनाए जाते हैं, ये जो फ्लूट बनाए जाते हैं ये 2 या 4 बनाए जाते हैं, 2 होंगे या फिर 4 होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 कटिंग फ्लूट बंद क्षेत्र में मिलिंग करते समय चिप निकालते हैं। 2 कटिंग फ्लूट का मतलब क्या है, ऐसा कटिंग टूल जिसमें 2 फ्लूट हों, वो अगर बंद क्षेत्र में मिलिंग कर रहा है तो उसमें चिप कैसी निकलेगी, तो उसमें चिप की जो मात्रा होगी वो अधिक होगी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो जो चिप की मात्रा निकालेगा वो बहुत ज्यादा निकालेगा, या बोल सकते हैं कि वो
कम समय में या एक समय में अधिक से अधिक धातु को काटेगा या काट सकता है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 फ्लूट कटर होता है। जो हमारा 4 फ्लूट कटर होता है वो कैसा होता है, नर्म होता है, कठोर होता है, अधिक कठोर होता है। तो 4 फ्लूट का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि फ्लूटों की संख्या जिसमें 4 हो, मतलब ऐंठन की संख्या जिसमें 4 हो, उसे हम लोग 4 फ्लूट कटिंग टूल कहेंगे। तो ये जो कटिंग टूल होता है ये अत्यधिक कठोर होता है। इससे हम लोग अत्यधिक कठोर धातुओं को काट सकते हैं। ये क्या है, हीट के प्रति बड़ा सहनशील होता है। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने अंदर अवशोषित कर सकता है या फिर हीट को सहने की इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता होती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलिंग कटर होते हैं। जो हमारे मिलिंग कटर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, या बोल सकते हैं कि मिलिंग कटर जो हमारे हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, किस डिजाइन के बनाए जाते हैं, या कहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। इन सभी आधार पर हम लोग मिलिंग कटर को बांटते हैं। तो यहाँ पर जो आधार दिया गया है वो कटिंग करने के स्थान के आधार पर दिया गया है, ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा मिलिंग कटर होता है वो सेंटर कटिंग भी होता है और नॉन सेंटर कटिंग भी होता है। सेंटर कटिंग का मतलब समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई ये जॉब एक दी गई है गोल राउंड में, तो अगर इसका ये भाग डायरेक्ट ये कट कर दे तो उसे हम लोग सेंटर कटिंग मिल कहते हैं। और नॉन सेंटर मिल का क्या होता है, अगर हमें ये भाग कट करना है तो यहाँ से पहले वो कट करता हुआ आएगा फिर अंदर को ये काटेगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए, सारे क्वेश्चन होंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा अगर आप लोगों का क्वेश्चन आप बताने लायक होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फलक मिल में कटिंग किनारे हो सकते हैं। जो हमारी फलक मिल होती है या फिर फेस मिल होती है उसमें कटिंग किनारे कितने होते हैं। तो जो हमारी फलक मिल होती है उसमें जो किनारे रखे जाते हैं वो 8 या उससे अधिक रखे जाते हैं। किनारों का मतलब क्या है, जो कटिंग को, जो जॉब को काटेंगे, या बोल सकते हैं जो जॉब में चिपिंग फॉर्मेशन को उत्पन्न करेंगे। चिपिंग फॉर्मेशन क्या होता है आपको पता ही है कि जब हम लोग जॉब को काटते हैं तो वो एक परत के रूप में या चिप्स के रूप में कट के बाहर निकलती है, तो उसी को हम लोग चिपिंग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी नीचे कर लेते हैं, अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉर्नर रेडियस टूल को और किस नाम से जाना जाता है। कॉर्नर रेडियस का मतलब क्या हो गया, जो कॉर्नर की रेडियस को कट करे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जॉब के किनारे भाग को कट करता हुआ चले। जैसे ये एक जॉब है, अगर हमें इसका किनारे का भाग कट करना है इस तरीके से, तो अगर हम जिस टूल का यूज करेंगे, मिलिंग करनी है, तो उसे हम लोग कॉर्नर रेडियस टूल कहेंगे या कॉर्नर रेडियस मिलिंग कहेंगे। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला को, मतलब सॉरी इसी का आंसर। जो इसका आंसर होता है वो होता है कॉर्नर राउंड। तो इसमें कॉर्नर राउंड टूल का यूज करते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वुडरफ कटर होता है। वुडरफ कटर क्या होता है कि ये एक प्रकार का कटर होता है जो कि मिलिंग क्रिया को करता है। ये चकती की तरह बना होता है। ठीक है, इसमें टीथ बने होते हैं बहुत सारे। हम लोग इसे जॉब के ऊपर चलाते हैं और ये कट करता हुआ आगे बढ़ता है। तो हमारा जो वुडरफ होता है वो एकल बिंदु कर्तन औजार होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मिलिंग में क्या होता है, बहुबिंदु कर्तन औजार का यूज किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा इकलौता कटर है जो एकल कटाई के साथ में जॉब को कट कर सकता है या एक बिंदु के साथ में ये आपको मिलता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छिद्र बनाने वाली युक्तियाँ होती हैं। तो छिद्र बनाने वाली युक्तियाँ, ड्रिल करने वाली युक्तियाँ आपको सारी पता ही है कि जो छिद्र बनाए, छिद्र करें, ड्रिल जैसे होती है, बोरिंग होती है, रिमिंग होती है, ये सारी क्या है
छेद को ही तो बनाती हैं, छेद का ही तो उत्पादन करती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। टैप भी होता है, टैप भी इसी में लिया जाता है, टैप से भी हम लोग छिद्र तैयार करते हैं। तो आप इसमें डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु ड्रिल के कारण कौन से नुकसान से बचा जा सकता है। जो हमारी शंकु ड्रिल होती है, शंकु ड्रिल का मतलब क्या है, जो उसका ड्रिल का पॉइंट हो, नीचे वाला पॉइंट हो, वो शंक्वाकार हो, उसे हम लोग शंकु ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो शंकु ड्रिल से हम लोग वोवलिंग से बच सकते हैं। एक वोवलिंग क्रिया होती है, इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ सीधे याद कर लेना है। तो वोवलिंग क्रिया से इसे बचा जा सकता है। इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कर सकता हूँ। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मशीन स्क्रू के लिए शंक्वाकार फलक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारी कोई एक मशीन है, उसके लिए शंक्वाकार अगर फलक में बनानी है, शंक्वाकार फलक तैयार करनी है, तो उसके लिए हम लोग कौन से टूल का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग काउंटर सिंक ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसे सीधे याद करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य मरोड़ ड्रिल का टिप कोण होता है। टिप कोण बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक, जो मैंने अभी आपको एक नया शब्द बताया था, फ्लूट, एक फ्लूट से दूसरे फ्लूट के बीच में कोण, या फिर बोल सकते हैं कि ड्रिल में उपस्थित फलकों के बीच का कोण होता है। ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन 118 करेक्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह मिलेगा आपको, इसमें में मिलेगा, आप अगर प्रोडक्शन दें तो उसमें टूल इंजीनियरिंग में भी मिलेगा, और अगर आप लोग वो पढ़ रहे हैं क्या, मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग इसे बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टैप का प्रयोग किस तरह की धातु के लिए किया जाता है। टैप जो होती है, टैप क्या करते हैं हम लोग, टैप से थ्रेड बनाते हैं। टैप से हम लोग किसी भी चीज़ की इंटरनल थ्रेड को तैयार करते हैं। तो आप लोग इसमें जो धातु यूज करेंगे वो मुलायम धातु यूज करेंगे, क्योंकि अगर कठोर धातु होगी तो वहाँ पर हमारा टैप जो है वो कार्य नहीं कर पाएगा। अगर कठोर धातु में हमें टीथ या थ्रेड काटनी होती है तो उसे लेथ मशीन में हम लोग काटते हैं, या फिर थ्रेडिंग मशीन में काटते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉटमिंग टैप का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी बॉटमिंग टैप होती है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं ब्लाइंड होल के लिए। जिस होल के अंदर हमें कुछ दिखाई ना दे रहा हो, उसमें हम लोग बॉटमिंग टैप का प्रयोग करेंगे थ्रेड काटने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीमर सामान्यतः किस व्यास के होल तक के लिए एक्यूरेट होते हैं। रीमर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि रीमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो पहले से उपस्थित छिद्र के अंतर्गत अंदर जाकर उसमें स्मूथनेस देता है या फिर उसकी सफाई करता है। उस प्रोसेस को हम लोग रीमिंग बोलते हैं, और उसमें जो टूल यूज किया जाता है उसे रीमर टूल बोलते हैं। तो ये सिर्फ 0.002 इंच तक के व्यास वाले जो भी जॉब होगी उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा या कम है तो इसका प्रयोग कम में हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा में नहीं होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीमर का प्रयोग किस छिद्र के लिए किया जाता है। रीमर का प्रयोग किस छिद्र के लिए किया जाता है। तो जो रीमर का हम लोग यूज करते हैं वो ग्राउंड पिंस और बुशिंग दोनों के लिए करते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशन में काउंटर बोर का प्रयोग किस होल के लिए किया जाता है। जो काउंटर बोर होता है मतलब कोई होल दिया है उसके अंतर्गत बोरिंग करना या फिर उसका डायामीटर इंक्रीज करना, उसे हम लोग बोरिंग या फिर काउंटर बोरिंग बोल सकते हैं। तो स्पॉट फेस होल के लिए प्रयोग किया जाता है। काउंटर बोरिंग का मतलब क्या है, जिसमें ऊपर क्या है, ऊपर के भाग को पहले वो चैम्फर करे फिर अंदर जाते हुए कटिंग करता हुआ जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग स्पॉट फेस होल कहते हैं या फिर काउंटर बोर कहते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे।
आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक करते रहिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। क्या कह रहा है कि कटाई टूल की घुमाऊ दिशा होती है। जो हमारे सामान्यतः कटाई टूल बनाए जाते हैं या फिर कर्तन औजार बनाए जाते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज पर आधारित बनाए जाते हैं। कुछ स्पेशल पर्पज होते हैं उस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। ये क्लॉकवाइज सामान्यतः बनाए जाते हैं, तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसी पर आधारित आ गया। जब मशीन स्पिंडल नीचे की ओर घूमता है तो कौन टूल क्लॉकवाइज नहीं घूमता है। यही एक अपवाद है, तो उसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड टैप्स होता है वो नहीं घूमता है क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। लेफ्ट हैंड टैप्स का प्रयोग जो किया जाता है, आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कटाई प्रक्रम में ट्विस्ट मैटर के रूप में निकलती है। क्या निकलती है, जो भी हमारी कटाई प्रक्रम होता है उसमें वेस्ट मटेरियल, सॉरी हमने गलत पढ़ लिया था, वेस्ट मटेरियल के रूप में जो भी निकलता है। वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या है, जो पदार्थ कटिंग क्रिया के दौरान निकल रहा है उसे हम लोग वेस्ट पदार्थ कहते हैं या फिर उसे हम लोग चिप भी बोलते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक काटने वाले दांत द्वारा दूर की गई सामग्री की मोटाई को कहा जाता है। तो सामग्री की जो मोटाई हम लोग जितनी चिप की मोटाई, जितने चिप मोटाई के साथ में हम लोग कटाई टूल से अलग करते हैं उसे हम लोग चिप लोड कहते हैं। जितनी ज़्यादा मोटी होगी धातु कटने में उतना ही उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काटने वाली फ्लूयर अधिक मोटाई पर पदार्थ को संलग्न करे और फिर घटकर शून्य हो जाए उसे कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग क्लाइम मिलिंग कहते हैं। क्या है, अधिक मोटाई, पहले वो कर्तन जो औजार है वो अधिक मोटाई पर काटे और फिर जब अंतिम में आए तो वो कटाई शून्य हो जाए या फिर उसकी थिकनेस शून्य हो जाए, तो उसे हम लोग क्लाइम मिलिंग कहते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कटाई दाब और गर्मी कम होती है। कटाई दबाव और गर्मी कम होती है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये दोनों चीज़ें कम होती हैं। तो हमारा जो क्लाइम मिलिंग होता है उसमें कटाई का जो दाब होता है वो भी कम लगाना पड़ता है और उसमें गर्मी भी कम उत्पन्न होती है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी क्वेश्चन जो आप लोगों को पहले से ही पता है। अधिकांश लेथ किस अक्ष पर आधारित होती हैं। जो हमारी लेथ होती है वो जेड अक्ष पर आधारित होती हैं। ये आप लोगों को पहले से ही पता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेथ टूल होल्डर्स अधिकांश किस धातु के बनाए जाते हैं। जो हमारे लेथ टूल होते हैं, जो होल्डर होते हैं, जॉब को पकड़ने वाले होते हैं, उनको किस धातु से बनाया जाता है। तो जो वो टूल बनाए जाते हैं वो कार्बाइड टूल के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर मशीन में लंबी चिप्स को छोटा करना है तो किसका प्रयोग करते हैं। लंबी चिप्स का मतलब क्या है, अगर कंटिन्यूअस करके चिप निकलती ही चली जा रही है, ठीक है, तो अगर हमें उसे ब्रेक करना है, छोटा छोटा करना है, तो उसमें हम लोग चिप ब्रेकर लगा देते हैं। एक ब्रेकर के रूप में लगा देते हैं जिसमें वो फंस फंस कर टूटती हुई चली जाती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा डीप समझने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही आपको लोग बता के छोड़ दिया जाए तो भी वो सही नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखते रहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अधिकांश टूल में दीवारों पर फेस का मसौदा तैयार को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग रिलीफ एंगल बोलते हैं। तो आप लोग रिलीफ एंगल सही तो कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा। तो अधिकांश, दोबारा से समझ लीजिए, अधिकांश टूल को, जो हमारा टूल होता है उसकी जो दीवारें होती हैं, बोल सकते हैं फेस होते हैं, उनमें जो मसौदा तैयार किया जाता है, उनका जो किनारे का भाग तैयार किया जाता है
उनमें थोड़ा सा टेपर दे दिया जाता है, वो मुख्य अक्ष से जिस टेपर पर थोड़े बहुत झुके होते हैं उसे हम लोग रिलीफ एंगल बोलते हैं। तो आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिप की दिशा को नियंत्रित करने और दबाव काटने में मदद करता है। सॉरी, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब देखते हैं क्या है। चिप की दिशा को नियंत्रित करने और दबाव को काटने या फिर कम करने में मदद करता है। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख गया, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन सही है, नहीं सॉरी सही है। दाब जिसमें क्या हो, कम हो और काटने में भी आसानी से मदद करे, तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं रैक एंगल। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसको हम लोग रैक एंगल बोलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, गलत नहीं है कुछ भी। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेप का प्रयोग किस व्यास तक की कार्यखंड में प्रयोग की थ्रेड बनाई जा सकती है, या फिर वो जो भी क्वेश्चन है कि क्या है, कोई टेप है उसमें अधिकतम या फिर न्यूनतम किस व्यास तक हम लोग थ्रेड बना सकते हैं। तो उसमें 1 इंच व्यास तक हम लोग थ्रेड बना सकते हैं। 1 इंच से ज़्यादा होगी तो हम लोग टैप का यूज नहीं करेंगे, तो उसमें हम लोग लेथ मशीन का यूज करेंगे। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गहरे कट के लिए निम्न कौन प्रोसेस करते हैं। निम्न में कौन सा प्रोसेस करते हैं। गहरा कट अगर लगाना है, जॉब को गहराई तक काटना है, तो वहां पर हम लोग कट ऑफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो टूल की लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हम लोग जॉब को गहराई तक काट सकते हैं आसानी से। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों को सीधे याद करना है। ये क्या है, मिलों के लिए समान गति सूत्र है। गति सूत्र जो स्पीड जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है स्पीड REV अपॉन MI, जो भी मिनट होते हैं, SFM अपॉन फीट पर अपॉन मिनट अपॉन डायामीटर इंच में, और 3.82 क्या हो लगा लेंगे 3.82। आप लोग ये सीधे सूत्र याद करेंगे। याद करने की जरूरत ही है, इसमें समझने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि 3.82 क्या है, तो हमारा जो 3.82 होता है वो स्थिरांक होता है, ठीक है, व्यास प्रति मिनट व्यास में संबंधित होता है ये। और जो हमारा DIA का मतलब है, ये डायमीटर आप समझ रहे होंगे। और ये इसमें जो SFM जो सम्मिलित है वो प्रति मिनट भूतल फीट है, जो भी हमारी जो सरफेस पर फीट दी जाती है उसको इंगित करता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोड पर आधारित आ गया। आपको जैसा कि पता है कि हमारी जो CNC मशीन होती है G कोड और M कोड पर ही कार्य करती है। सबसे ज़्यादा कोड जो यूज किए जाते हैं वो G और ME कोड, मतलब G और M कोड ही बने होते हैं मेन, और GM कोड से ही हम सारी मशीन को ऑपरेट करते हैं, CNC मशीन को। तो इसका जो G98 का मतलब होता है वो होता है फीड पर मिनट। जो भी हमारी फीड दी जाती है वो कितने 1 मिनट में कितनी दी जा रही है, उसे हम लोग G98 से हैंडल करते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है G99 या फिर G99 का प्रयोग करते हैं। ये भी क्या है, कमांड ही है CNC मशीन की। तो हम लोग इसे सीधे याद ही करेंगे, उसे हम लोग फीड रिवोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। फीड मतलब क्या है, गति देना, रिवोल्यूशन क्या है, घुमाव गति देना। तो G98 का जैसे ही आप लोग बटन प्रेस करेंगे तो वो ये कमांड फॉलो करने के लिए टूल तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप लोगों ने मेरे साथ ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े भी होंगे, और आप लोगों ने इन्हें नोट भी किया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किए तो इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर के पहले पढ़ने में आसानी होगी। तो मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं CNC मशीन को इसी जून महीने के अंत तक पूरा फिनिश कर दूंगा, तो आज से आप लोगों का ये सब्जेक्ट होता है पूरा फिनिश। इस चैप्टर में अंतिम चैप्टर में मैंने 37 क्वेश्चन कराए, इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त हैं। आज से आप लोगों का सिलेबस हो गया है फिनिश हमारी तरफ से। अब आप लोग कितना उसे पढ़ लेते हैं या उससे कितना प्राप्त कर लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप लोगों को ऐसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक एक बार आप लोगों को वीडियोस सारे देखने हैं, आपको अच्छे से
आ जाएगा। तो ये आप लोगों का हो गया सिलेबस खत्म। अब क्या है, मैं आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित कुछ टेलीग्राम पर डेली 10 क्वेश्चन की 2 दिन से पिछले दे भी रहा हूं और आगे पेपर तक देता रहूंगा। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख तो चुके हो सारे, तो वो कुछ भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों की तैयारी है तो क्विज आप अच्छे से कर पाएंगे, अगर नहीं है तो क्विज नहीं कर पाएंगे। जब क्विज नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को पेपर में भी प्रॉब्लम होगी। तो आज आ रहा है आप लोगों का रिजल्ट, तो आप लोग अच्छे से शाम को रिजल्ट देखिएगा, और जैसा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की रिजल्ट में, वो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों को जवाब तुरंत दूंगा। आप लोगों की जो समस्या होगी उसे मैं तुरंत उसका निवारण करूंगा, क्योंकि रिजल्ट में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी, जैसा कि मुझे पता है। किसी में DW लिखा होगा, MW लिखा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर फेस करने को मिलेगी किसी ना किसी को। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, होता कुछ नहीं है। आप लोग हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको उसके बारे में पूरा क्लियर बता देंगे कि क्या प्रोसेस आपको करना है। तो आप लोगों का ये हो गया सिलेबस खत्म आज से। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चंस के वीडियोस आप लोगों को देंगे कि जो हमें लगेंगे कि ये क्वेश्चन थोड़े से सही हैं, तो इन्हें दोबारा से आप लोगों को दे देना चाहिए, आप लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। तो मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। और अगर ऐसा नहीं लगेगा, वैसे तो मेरे हिसाब से इतना सिलेबस बहुत है, बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, क्योंकि मैंने सारा कुछ किताब से ही करवाया है, इधर उधर से गूगल से कुछ नहीं लिया है। आप लोग सिर्फ किताब को ही मानिएगा, किताब को ही पढ़िएगा। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं देखने मेरे, ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तब भी इधर उधर के क्वेश्चंस ना पढ़िएगा। मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया था, मैं वीडियो के अंत में भी बता रहा हूँ, गूगल और कहीं से भी नहीं, सिर्फ आप लोगों को किताब की थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि उसी से पेपर आना है, उसी से पेपर बनेगा। पेपर बहुत ज़्यादा सरल बनेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ में हूँ। अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे, हमारी मेहनत है, हम मेहनत आप लोगों के साथ पूरी जोरों और शोरों से करेंगे। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर नंबर अच्छे आए तो हमें तब भी बताइएगा, अगर नंबर खराब आए तो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि शायद नहीं हो पाएगा इस सब्जेक्ट में। अगर होगा तो अगले वीडियो में मिलते हैं, नहीं तो अगले सब्जेक्ट में तो मिल ही रहे हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद। पेपर की अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे। आज से आप लोगों का हुआ सिलेबस खत्म, आप लोग खुश होइए, और हमें भी आराम मिली कि आप लोगों का सिलेबस खत्म हो गया। अब जो भी सिलेबस मैंने जब तक खत्म कराने की आप लोगों से प्रॉमिस, या फिर आप लोगों से जो वादा किया है, मैं पूरा करूंगा। बस आप लोग एक वादा पूरा कर दीजिए, इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और जो भी इस वीडियो को देखे वो लाइक जरूर करके जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, तो आप लोग छोटा सा एक काम कर ही सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।